जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से ज्ञान एकेडमिक प्रयागराज में आपका स्वागत है। और फिर से हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़े उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ संविधान के विकास के विषय में चर्चा किया था। संवैधानिक विकास के क्रम में मैंने 1833 के चार्टर तक आपके साथ डिस्कशन किया। अब उसके बाद मैं आपके साथ 1853 के चार्टर के विषय में डिस्कशन करूंगा। जो मैं आपके साथ जो डिस्कशन 1833 के विषय में उसमें जो भी व्यवस्थाएं दी गई थी, खास करके आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि 1833 का चार्टर का जो अधिनियम है, उस समय भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद सभी चीज़ें, चाहे वो गवर्नर जनरल की परिषद रही हों या गवर्नर जनरल के कार्य रहे हों, अब वो सभी के सभी सेंट्रलाइज हो गए, सेंटर में हो गए, केंद्र में हो गए। अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, अब यहाँ से भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है 1833 के चार्टर के बाद जब मैं बात करूंगा 1853 के चार्टर अधिनियम के विषय में। ठीक है, 1853 के चार्टर अधिनियम के विषय में आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिएगा इसमें क्या है कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम है वह कहा जाता है कि वह भारतीय संविधान में कंपनी या कंपनी के लिए अंतिम चार्टर था। अब देखिएगा भारत में कंपनी के लिए अंतिम चार्टर क्यों था, क्योंकि आपको मैंने बताया था, पहले भी इसके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी कि कंपनी के ऊपर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट का शिकंजा धीरे धीरे टाइट होता जा रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि 1833 के चार्टर के तहत जो चाय और चीन के साथ कंपनी के व्यापार को बनाए रखा गया था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद हम चर्चा करें 1853 में कि क्यों अंतिम हो जाएगा। मैंने आपको पहले उद्देश्य बता दिया कि कंपनी को अब भारत से हटाने का उद्देश्य है ब्रिटिश क्राउन का। इसी वजह से वह रोज रोज नए नए नियम ला करके उसके ऊपर लागू करते हैं। आप देखिए, जो विधायी और कार्यपालिकी कार्य थे उनका पृथक्करण कर दिया गया। यहाँ पे विधायी और कार्यपालिकी कार्यों का विधायी और कार्यपालिकीय कार्यों को पृथक कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। और बताया जाता है कि यह कंपनी के इतिहास का अंतिम चार्टर था, अंतिम चार्टर। ठीक है, कंपनी के इतिहास का यह अंतिम चार्टर था। अच्छा, जो यहाँ पे ये विधायी की बात किया गया, तो यहाँ विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि विधान परिषद के कुछ कार्य थे। विधान परिषद के वो कार्य क्या थे? वह ये कार्य ये थे कि जो ये विधान परिषद होगी, जिसे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल।
लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है विधान परिषद को। अब इसका कार्य क्या था, इसमें शामिल कौन कौन थे, तो इसमें अगर शामिल होने की चर्चा की जाए कि विधान परिषद में शामिल कौन थे, तो ये गवर्नर जनरल के परिषद के 4 मेंबर किसमें, 4 सदस्य किसके थे, 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद के, 4 मेंबर थे गवर्नर जनरल की परिषद के। अच्छा, तो और कौन थे, देखिएगा यहाँ पे प्रांतीय और क्षेत्रीय सदस्यों को भी लिया गया या चुना गया, तो उनमें भी 4 सदस्य ये हो गए और 4 सदस्य प्रांतीय या क्षेत्रीय हो गए, और 4 सदस्य जो हैं आपके, वो कहां से आ गए, वो आ गए आपके सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी, टोटल संख्या हो गई 12 सदस्य होते थे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। और ये जो 12 सदस्य आप देख रहे हैं, इन 12 सदस्यों को भारत के विषय में क्या करना था, कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इन 4 सदस्यों को भारत के विषय में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, और जो वो विधिवेत्ता था उसको इसका स्थायी मेंबर बना दिया गया। अब आप लोगों को पता है विधिवेत्ता कौन था, लॉर्ड मैकाले साहब थे, या जो उस टाइम पे कौन था विधिवेत्ता, ये तो लॉर्ड मैकाले साहब 1833 में थे, उस समय कौन था उसको आप लोग बताइएगा। देखिए 12 मेंबर हैं, 12 मेंबर, इनको कार्य क्या था, या भारत के लिए, ये लोग भारत के लिए कानून का निर्माण करते थे, कानून का निर्माण करते थे। ये लोग भारत के लिए कानून का निर्माण करते थे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके देख लीजिएगा। भारत के लिए कानून का निर्माण करते थे ये 12 सदस्य, और ये 12 सदस्य किसमें के थे, विधान परिषद के सदस्य थे। ठीक है, ये देखिए मैं साइड हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 12 सदस्य है ना, यहाँ पे 12 सदस्य हैं। अब ये जब कोई नियम बनाते थे तो उस नियम के इम्प्रूवल के लिए या उस नियम को कानून बनने के लिए, क्योंकि यह तो अभी यहाँ पे इनके द्वारा कानून का निर्माण किया गया, लेकिन अभी उसमें अंतिम सहमति प्राप्त नहीं हुई। जैसे अगर आज की हम बात करें, आज की डेट में आपसे बात करें तो लोकसभा में कोई विधि निर्माण से संबंधित कार्य चल रहा है, वहां पे पारित हुआ, लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हुआ, तो तीसरे क्रम में कहां से वो अधिनियमित होगा, तीसरे क्रम में वो अधिनियमित होता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर से। राष्ट्रपति का जब सिग्नेचर हो जाता है तभी वह बिल कानून बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी वही कंडीशन है कि भारत के लिए कानून का निर्माण तो कर दिया 12 सदस्यों ने, जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उन्होंने इसका निर्माण कर दिया, लेकिन अंतिम सहमति गवर्नर को देनी होती थी। किसको, जो भारत का गवर्नर था, अंतिम सहमति भारत के गवर्नर के द्वारा दी जाती थी। अंतिम सहमति भारत के गवर्नर के द्वारा दी जाती थी।
कभी कभी कुछ मामलों में जो ये भारत का गवर्नर जनरल था, इसे अब वीटो पावर का प्रयोग करने का अधिकार भी था। वीटो पावर का प्रयोग करने का अधिकार भी था। वीटो पावर का यह प्रयोग कर सकता था, अधिकार भी था। ठीक है, अब देखिएगा गवर्नर, फिर से इसको एक बार देख लीजिए। भारत के लिए कानून निर्माण करने का अधिकार किसके पास है? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, जो विधान परिषद है। और उसके बाद जब वो कानून का निर्माण करती तो उसमें अंतिम सहमति किसकी होती थी? अंतिम सहमति भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा दी जाती थी। कभी कभी कुछ मामलों में भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वीटो पावर का प्रयोग करने का अधिकार भी था। जैसे आज के वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति महोदय के हुआ कि लोकसभा से कोई बिल पारित हुआ, राज्यसभा से भी पारित हो गया, अब वो राष्ट्रपति महोदय के पास, जो महामहिम है हमारे, उनके पास सिग्नेचर के लिए वो जाता है कि अपनी सहमत दे दीजिए। जब वो सहमत के लिए जाता है तो वीटो, उनके पास वीटो पावर है, वीटो का वो प्रयोग कर सकते हैं। तो उस समय भी गवर्नर के पास वीटो पावर का प्रयोग करने का अधिकार था। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो गया, कर लीजिए इसे। हो गया? अब चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसमें टोटल मेंबरों की संख्या क्या थी? 24। तो इनकी संख्या को यहां पर घटाकर 24 से 18 कर दिया गया। 18 कर दिया गया। 24 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। और देखिएगा, इसमें जो 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे, इसमें जो 6 सदस्य होंगे उसे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जिसमें 6 सदस्य होंगे उसे कौन नियुक्त करेगा? ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करेगा। एक चीज और, कंपनी के लिए समस्या यहां पे खड़ी हो गई। ये सब कुछ हो रहा है किसके लिए हो रहा है? ये सब कंपनी के लिए हो रहा है भाई, ये सब कंपनी के लिए चल रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन का ये षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि कंपनी को भारत से उसको बेदखल करना है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि देखिए व्यापारिक रूप से एकाधिकार हमारा हो ही गया है, राजनीतिक रूप से भी हमारा उसमें एकाधिकार भारत में हो गया है, तो क्यों कोई कंपनी वहां पर शासन करे? क्यों ना ब्रिटिश क्राउन सीधे डायरेक्टली वहां आपका शासक हो? लेकिन जब हम किसी कंपनी को या किसी भी व्यक्ति पर्सन को कोई अधिकार दे रखे होते हैं तो उसको बिना उसके किसी कमी के उससे हम छीन नहीं सकते। उसको छीनने के लिए उसके अंदर कमियां आनी चाहिए। क्या कमियां हैं उसके अंदर, उसको हमें देखना पड़ेगा, उसे हम उजागर करेंगे, उसके सामने लाएंगे कि भैया आप यहां पर गलत हैं, यहां पर गलत हैं, इसी वजह से आज आपसे ये अधिकार छीने जाते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि अब यहां पर किसी भी समय, अब यहां पर बताया गया कि किसी भी समय बताया गया कि अब किसी भी समय ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कंपनी के हाथों से किसी भी समय ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कंपनी के हाथों से प्रशासनिक
अधिकारों को छीना जा सकता है। मंशा साफ है। अब किसी भी समय ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कंपनी के हाथों से प्रशासनिक अधिकारों को छीना जा सकता है। अब अगर इसको छीन लेंगे तब तो कंपनी का यहां से अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कंपनी का धीरे धीरे अस्तित्व ही यहां से खत्म हो जाएगा। तो देख लीजिएगा इसको कि अब किसी भी समय ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कंपनी के हाथों से प्रशासनिक अधिकारों को छीना जा सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करें। ठीक है, चलिए और देखिए इस अधिनियम की क्या खासियत रही। इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन किया गया। कहां पर? इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन किया गया। क्यों इसका गठन किया गया? इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन क्यों किया गया? उसका रीजन है कि जो भारत में विधि आयोग है, भारत के विधि आयोग के कार्यों की समीक्षा के लिए, भारत के विधि आयोग के कार्यों की समीक्षा के लिए, ठीक है, ये इसलिए वहां पर एक विधि आयोग का गठन किया गया। ये रहा आपका 1853 का चार्टर एक्ट। ये कंपनी के इतिहास का अंतिम चार्टर था। इसमें गवर्नर को वीटो पावर का अधिकार दिया गया था। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 सदस्यों को नियुक्त करने थे और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण था कार्यपालिका को विधायिका से अलग कर दिया गया। और विधायिका में 12 मेंबर थे। 12 मेंबरों में से 4 मेंबर गवर्नर जनरल के परिषद से होते थे, 4 मेंबर प्रांतीय या क्षेत्रीय सदस्य होते थे और 4 मेंबर और जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित था उनके द्वारा 4 मेंबर या उनके जजों को उसमें शामिल किया जाता था। टोटल 12 मेंबर थे। अब इन 12 मेंबरों के द्वारा जो विधि बनाया जाता था उस विधि में अंतिम सहमति गवर्नर जनरल की होती थी और कभी कभी गवर्नर जनरल वीटो पावर का प्रयोग भी कर सकता था। इतना है ये 1853 का चार्टर अधिनियम है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत। नेक्स्ट है ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत। देखिएगा, ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत। ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत, यह टाइम आता है 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, देखिएगा ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत। चलिए इसके बाद हम एक घटनाक्रम के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसमें कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत कैसे आया। तो अब ब्रिटिश क्राउन, मैंने आपसे पहले ही इसके विषय में चर्चा कर दिया कि जो ब्रिटिश क्राउन है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी मंशा है कि अब भारत को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में लिया जाए,
डायरेक्टली वहाँ पे शासन प्रशासन के कार्यों को संचालित किया जाए। तो इसी वजह से कंपनी को यहाँ से बाहर खदेड़ना था, या ये कह सकते हैं बेदखल करना था उसको भारत से, ठीक है। लेकिन भारत से उसको बेदखल कानूनन तौर पे किया जा सकता था, ना कि डायरेक्टली मना किया जा सकता था कि नहीं अब हम भारत आ रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं। ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने राजलेख के द्वारा उसको अधिकार प्रदान किया था। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। दरअसल इसी के बीच में कुछ घटनाएं घटते हैं। लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लॉर्ड डलहौजी का, जो भारत मतलब गवर्नर बन के आया था, भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के विषय में थोड़ा सा लिख देता हूं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो है 1848 से लेके 1855 1800 कितना 56 तक, 1848 से लेके 1856 तक। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति का निजात किया था जिसका नाम था हड़प नीति। क्या बोलते हैं इसको? हड़प नीति। अब इस हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया कि भारत के कई सारे क्षेत्रों को हड़पा जा रहा था। और हड़पने का इसने रीजन्स क्या बताए थे? इसने रीजन 3 बताए उसके, कि जो भारत के क्षेत्र में 3 रीजन बताया इसने हड़प नीति में, 3 रीजन बताया। देखिएगा तीनों रीजन क्या क्या थे, कि जो भारत के स्वतंत्र क्षेत्र हैं, भारत के स्वतंत्र क्षेत्र हैं, स्वतंत्र मतलब जो कुछ रियासतें थीं वो स्वतंत्र रहते थे, भारत के स्वतंत्र क्षेत्र हैं, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कुछ क्षेत्रें थी मराठा और मुगलों के अंडर में। तो इसमें कहा इसने कि ये आज हमारे अधीन है, तो इनके अधीन रही जो भी रियासतें या जो भी प्रांत है वो आज हमारे अधीन माने जाएंगे। तीसरा, अंग्रेजों के द्वारा स्वतः निर्मित किए गए प्रांत, द्वारा स्वतः निर्मित किए गए प्रांत। आप देखिएगा इसमें इन्होंने 3 तरीके से इसको डिवाइड किया, और इसमें इन्होंने बोला कि भैया जो ये मेरी हड़प नीति है ये उनके लिए है जिनके कोई संतान नहीं होगी या जिनके पास कोई लीगल संतान नहीं होगी। तो जो लीगल संतान नहीं होगी तो वो किसी को गोद नहीं लेंगे। लेकिन वो किसको मना किया गया, किसको नहीं मना किया गया, उसको मैं क्लियर कर देता हूं कि जो भारत के स्वतंत्र राज्य हैं या स्वतंत्र प्रांत हैं या स्वतंत्र रियासतें हैं, उनके ऊपर यह रूल लागू नहीं होगा। वो चाहे अपना गोद लें किसी को, चाहे ना लें, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात कहा गया कि मराठा या मुगलों के अंडर में जो भी क्षेत्र पहले रहे, अधीन रहे, उन क्षेत्रों के लोग आज हमारे अधीन हैं। तो अगर उनकी कोई लीगल संतान नहीं है और वो किसी को गोद लेना चाहते हैं तो उन्हें हमसे परमिशन लेनी होगी। ध्यान दीजिएगा, कौन कह रहा है? ये लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया, उन्हें हमसे परमिशन लेनी होगी। आगे देखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा स्वतः निर्मित किए गए प्रांत जैसे सतारा, किसका निर्माण किया था इन्होंने? सतारा का निर्माण किया था, सतारा का निर्माण किया था। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा? तीसरे जो प्रांत हैं जिनको हमने निर्मित किया है, जिनका निर्माण हम लोगों ने किया है, वो प्रांत कभी भी चाह के भी किसी को गोद नहीं ले सकते हैं।
उनको गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत रखा गया। वो कभी गोद ले ही नहीं सकते हैं। उनकी लीगल संतान है, उनको लीगल संतान है तो ठीक है, अदरवाइज उनको हम कोई परमिशन नहीं देंगे, उनको हम हड़प लेंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम हड़पा जाने वाला जो क्षेत्र था वो सतारा था 1848 में, और जो अंतिम हड़पा जाने वाला क्षेत्र था जो हड़प नीति के अंतर्गत आया वो था अवध, जो हड़पा गया 1856 में। इसके ऊपर आरोप लगाया गया था कुशासन का। क्या आरोप लगाया था? कुशासन का आरोप लगाया था। ठीक है, इसके ऊपर आरोप लगाया गया कुशासन का। इस समय यहां के जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह, और इनकी मैडम का नाम था बेगम का, इनकी बेगम का नाम था बेगम हजरत महल। इनकी बेगम का नाम था बेगम हजरत महल, और इनके लड़के का जो नाम था वो, इनके लड़के का नाम था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर, ठीक है, इनके लड़के का नाम था बिरजिस कादिर। लीगल संतान है, सब कुछ है, लेकिन कुल मिला के वो उसका मात्र एक ढकोसला था कि ये मैं नियम बना दिया। नहीं, वो नियम को कभी फॉलो नहीं किया, कुछ जगहों पर फॉलो किया, अदरवाइज सीधा से उसका एक मकसद ही हो गया था कि मुझे भारत के इन क्षेत्रों को हड़पना है, अपने अंडर में करना है, बस। तो वही चीज यहां पे किया। भाई अगर वाजिद अली शाह कुशासन का आरोप आपने लगाया, वहां की जनता को आपने कहा कि आपका जो ये शासक है, नवाब है, ये सही से शासन प्रशासन संचालित नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से इनको हटा के हम आपको शासन प्रशासन देंगे। अच्छा, तो भैया आप कौन होते हैं देने वाले? उसके पास लीगल संतान है बिरजिस कादिर, उसको आप वहां का नवाब बना दीजिए। लेकिन नहीं, कुल मिला के उसको हड़पने का ही विचार था। तभी बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्योंकि भाई पति को अगर हटा दिया गया तो ठीक है, चलो एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हाँ वो गलत थे, लेकिन जो बच्चा है, बच्चे को तो वहां पर नवाब बना देना चाहिए था, क्योंकि वो लीगल संतान थी इनके नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन उसको भी नहीं बनाया गया और 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में हड़प लिया। ये बहुत सारे कंडीशंस बनते गए। इन्हीं कंडीशनों के अलावा मतलब इन्हीं कंडीशनों की वजह से भारत में एक बहुत ही बड़ा संग्राम हुआ, जिसे हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। बहादुर वीर सावरकर के द्वारा लिखी पुस्तक क्या है कि भारत का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, वो पुस्तक में उन्होंने लिखा, बताया कि यह संग्राम कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे क्रमशः चला है। ठीक है, और बहुत फेमस पुस्तक है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, वो पुस्तक किसकी है? बीडी सावरकर साहब की है। ठीक है, अब देखिएगा बीडी सावरकर साहब ने उसमें इसका पूरा डिटेल से वर्णन किया है। लेकिन आगे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी के बाद कंपनी को भारत के शासन से बेदखल कर दिया जाएगा, और बेदखल करने के बाद महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक लेख प्रसारित किया जाएगा। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल होंगे वो लॉर्ड कैनिंग होंगे, और वही लॉर्ड कैनिंग साहब हमारे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में ही उनके द्वारा दिए गए लेटर को मिंटो पार्क में 1 नवंबर के आसपास 1858 में यहाँ पर सार्वजनिक सभा के सामने पढ़ा, और वहीं पर घोषणा किया गया कि आज से कंपनी के शासन को भारत से बेदखल किया जाता है, और भारत के शासन को अब ब्रिटिश क्राउन के नाम से चलाया जाएगा। इसके विषय में आगे की जो चर्चा है वह मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करूंगा। और ध्यान दीजिएगा, फिर से मेरा वही बात कि मेहनत करिए, मेहनत करने में पीछे मत हटिए, क्योंकि देखिए कोरोना महामारी के दौर में सबसे बड़ी समस्या कोचिंगों की आ रही है कि कहां से क्या हम पढ़ें ऑफलाइन क्लासों में। तो इसीलिए हमने एक मुहिम छेड़ दी है कि चलिए ठीक है, अगर बच्चे घर में सेफ रहेंगे, आने वाले भविष्य हैं आप लोग, तो आप लोग घर में रहते हुए हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे
बेस्ट फैकल्टियों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को ग्रहण करें और घर बैठे आप एग्जाम को क्रैक करें। बस लगन होनी चाहिए, मेहनत करना है आपको। आप हमारे साथ लग के मेहनत करिए, हम आपके साथ मेहनत करेंगे। और फिर से वही बात कि चाहे पेट एग्जाम हो, चाहे टेट एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट एग्जाम हो, अदरवाइज किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ हो, एआरओ हो, इससे बाहर कुछ नहीं। मैंने क्या कहा? अभी नहीं तो कभी नहीं। तो याद रखिएगा भाइयों दोस्तों कि इस चीज़ों को हमें गहनता से अध्ययन करना है, या हमारे टीचरों के द्वारा दी जाने वाले प्रत्येक बात आपके लिए अमृत के समान होगी। उन चीज़ों को आपको गौर करना है कि सोचिए आप लोग घर में बैठे हैं, हमारे फैकल्टी, हमारे टीचर्स इतना मेहनत करके आपको कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, तो आप सोचिए इससे ज़्यादा ईजी भी और क्या हो सकता है शिक्षा का माध्यम। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके उन सभी लोगों को शेयर करें, और हमारे मोटिवेशन के लिए इसको लाइक भी कर दिया करें। तो इससे क्या होगा ना, लाइक करने से हमें कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता। दरअसल क्या होता है, जब आप लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, हमें और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला के देने चाहिए बच्चों को। तो टीचर के मोटिवेशन के लिए आपका लाइक उसके लिए वरदान होता है। इसीलिए आप लाइक जरूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इन चीज़ों को, इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और जो ये क्लास है ना, ये क्लास फ्री ऑफ कास्ट है आपके लिए, किसी भी तरह से कोई शुल्क दे नहीं है। हम कोशिश करेंगे हमेशा आपको फ्री क्लास इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ें। ठीक है, आज यहीं तक इस क्लास को रखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे कंटिन्यू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।